है। लेकिन यूपीए 1 और यूपीए 2 की बात करें, अगर वो सरकार बनाने में कामयाब रहे, कांग्रेस की अगुवाई में यह सरकार बनी, तो वो सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश की बदौलत 2014 में भी, 2004 में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया था कांग्रेस ने, और 2009 में जो तस्वीर थी उससे साफ हो गया कि आंध्र प्रदेश ने अहम भूमिका निभाई है सरकार बनाने में। लेकिन इस वक्त अगर अभी हो चुनाव तो तस्वीर क्या होगी? पहले आपको वोट शेयर दिखाते हैं, किस पार्टी के खाते में कितनी वोट जा सकती हैं, और कांग्रेस यहां पर 32% वोटों तक सिमट सकती है। 32% वोटों का शेयर मिलेगा, 7% का नुकसान। बीजेपी 7% वोट हासिल कर सकती है, 4% का नुकसान। कोई खास दखल, कोई खास पैठ है नहीं यहां पर। और वाईएसआर कांग्रेस, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, राजशेखर रेड्डी के पुत्र जगन मोहन रेड्डी की यह पार्टी है, और 20% वोट शेयर ये हासिल कर सकते हैं, और यही सबसे ज्यादा नुकसान भी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। टीडीपी की बात करें, 17% वोट, 8% का नुकसान होता दिख रहा है। टीआरएस के खाते में 13% वोट आएंगे, और यहां पर टीआरएस को 7% वोट ज्यादा मिलते दिख रहे हैं 2009 के मुकाबले। अन्य के खाते में 11%, 15% का नुकसान। लेकिन अब लाख टके का सवाल, कर्नाटक में हमने बताया आपको बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हो रहा है, कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, और यहां पर इन वोटों को अगर हम सीटों में तब्दील करें, क्या तस्वीर आपके सामने पेश होती है? कांग्रेस 11 से 15 सीटें, कांग्रेस 11 से 15 सीटें, पिछली बार 33 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, यानी कि कांग्रेस को 22 सीटों तक का नुकसान हो सकता है। बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाएगी, जबकि वाईएसआर कांग्रेस की बात करें, वो भी 11 से 15 सीटें, ये आप कह सकते हैं ये तमाम सीटें वो कांग्रेस के खाते से ही लेकर जाएगी। टीडीपी 6 से 10 सीटें, पिछली दफा उसे 6 सीटें मिली थी। टीआरएस के खाते में 5 से 9, यहां टीआरएस को भी बढ़त मिलती दिख रही है। तेलंगाना एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, वहां पर चुनावी दृष्टिकोण से 2 सीटें मिली थी 2009 में, अन्य के खाते में 4 सीटें तक जा सकती हैं। पिछली दफा एमआईएम ने 1 सीट जीती थी। आशुतोष। बिल्कुल संजय, ये जो पूरे आंकड़े हैं ये अपने आप में, अभी भी कांग्रेस को 32% आप वोट दे रहे हैं जी, लेकिन टीआरएस जो वाईएसआर कांग्रेस है 20% इसका वोट, लेकिन दोनों की सीटों की संख्या अगर आप देखें तो दोनों बराबर नजर, ऐसा क्यों? आप जो वाईएसआर कांग्रेस का जो सारा वोट जो है वो बिल्कुल कंसंट्रेटेड है रायलसीमा इलाके में, और रायलसीमा में जितनी सीटें पड़ रही हैं लगभग वो सारी सीटें जीतने की स्थिति में है। लगभग सारी सीटें रायलसीमा की वो जीत जाएंगी अगर ऐसी स्थिति बनी रही चुनाव के दिन भी। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमने सवाल यह पूछा था चुनाव अगर कल हो तो जी। तो आज की स्थिति में ऐसा लगता है कि रायलसीमा की सारी सीटें वाईएसआर जीत सकती हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस कोस्टल आंध्र प्रदेश का जो इलाका है वहां पे अच्छा कर रही है, और उस इलाके में कांग्रेस को काफी सीटें मिलेगी। लेकिन कांग्रेस का बाकी जो बचा हुआ वोट है वो जो दूसरे इलाके हैं तेलंगाना और रायलसीमा में बटे हुए हैं, उन इलाकों में कांग्रेस सीट जीत नहीं पाएगी। उनके वोट आएंगे, 20-25% वोट वो लाएंगे उन दोनों इलाकों में, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं होगी। इसीलिए कांग्रेस 32% वोट लाके भी 12 से 15 सीटों के बीच सिमट सकती है, और वाईएसआर कांग्रेस जो लगभग 12% वोट उनका कम है, उनकी भी सीटें लगभग उतनी हो सकती है। क्या सिर्फ जगनमोहन रेड्डी की वजह से नुकसान हो रहा है? बिल्कुल, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी, हमें ये जानना चाहिए कि वो कांग्रेस का एक बटा हुआ खेमा है, तो ये जो सारा नुकसान जो है ये कांग्रेस को जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के कारण हो रहा है। जगनमोहन रेड्डी को मिसहैंडल किया है राम कांग्रेस ने, बहुत बुरी तरह मिसहैंडल किया है। मेरे ख्याल में अगर कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब नहीं होती अगर वो जगनमोहन रेड्डी को ठीक से हैंडल करते। जगनमोहन रेड्डी के पास एक बड़ा मेजर चंक ऑफ वोट्स आ गए हैं, और वो वोट्स जल्दी से जगनमोहन रेड्डी से दूर नहीं जाएंगे। कांग्रेस क्या क्षेत्रीय नेताओं को, क्षत्रपों को हैंडल नहीं करना जानती? देखिए, मेरे ख्याल में जहां वो हैंडल करना चाहती है वहां तो जरूर करते हैं, पर यहां पर वो दिखाना चाह रहे थे कि कोई बात नहीं, हम देख लेंगे ये 10 क्या जनपद को कैसे चुनौती दे सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, पॉइंट तो यही है। आखिरकार अगर आप देखिए, कांग्रेस को ये पता चल गया है कि अगर वो जगनमोहन रेड्डी को अपने साथ नहीं लेके चलते, और मैं आपको बता दूं कि जगनमोहन रेड्डी के पार्टी के कुछ नुमाइंदों ने ऑलरेडी कांग्रेस से बातचीत शुरू कर दी है, और उन्होंने ओपनली ये कह भी दिया कि हम कांग्रेस के साथ मिलना चाहते हैं और आने वाले चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये जगन की भी यही राय है? जगन की राय
ओपनली बाहर अभी तक नहीं आए। पर मेरा मानना यह है कि अगर जगन के मां ने भी कुछ नहीं कहा, जो इतनी यात्रा कर रही हैं, तो इसके माने डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन जरूर है इस हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जी वेंकटेश भी जुड़ चुके हैं, टीआरएस के नेता हैं आशुतोष। बिल्कुल मणि, क्या आपको लगता है कि आंध्र प्रदेश जो है, जो पिछले दिनों पिछले 2 चुनाव के अंदर आपको जबरदस्त सीटें दे रहा था, इस बार मिस हैंडलिंग की वजह से, गलत तरीके से हैंडल करने की वजह से आपको नुकसान होगा? लेकिन मुझको आश्चर्य है कि इतना नुकसान होने का संभावना नहीं है जी। जो कि बहुत से कांग्रेसिया सोच रहे थे। और ये न भूलिएगा कि आंध्र प्रदेश वो राज्य है जहां की नीतियों पर निष्कर्ष लेना बहुत ही आवश्यक है। अब क्या निष्कर्ष लेंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जब आपने इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए कहा कि यदि चुनाव आज होता, तो आंध्र प्रदेश एक राज्य है जहां की आज चुनाव तो होने वाला नहीं है, और जबकि वो होता है 8-9 महीने 10 महीने बाद, तब तक मुझे लगता है कि राजनीति में, और उस खास राजनीति में जिस पर कि बहुत सा हलचल चल रहा है आंध्र प्रदेश में पिछले 5 साल से 4 साल से, जी। उसमें कुछ परिवर्तन आने का संभावना है। और परिवर्तन आने के पश्चात हमें देखना पड़ेगा कि जो भी नतीजे पर हम पहुंचते हैं उसका अच्छा असर होगा, बुरा असर होगा। लेकिन ये मैं कहूं कि मैं तो सोच रहा था कि आप हमें बताएंगे कि हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ खुशी की बात है कि जो हमारे वाईएसआर के हैं, उनके सीट लगता है कि रायलसीमा तक सीमित है। और फिर तेलंगाना में यदि ऐसा कोई निष्कर्ष पर हम पहुंचे जिससे कि वहां के लोग खुश हो जाएं, तो तब शायद वहां भी कुछ अंतर पड़े। मणि स्पोकन लाइक अ ट्रू पॉलिटिशियन एंड अ डिप्लोमैट। मुझे लगता है एक सवाल आपने, क्योंकि तेलंगाना का भी जिक्र कर दिया, आपने जगन मोहन रेड्डी से जुड़ा हुआ सवाल का जवाब तो दे दिया। तेलंगाना को भी लेकर क्या कांग्रेस मिस हैंडल कर रही है? मुझे लगता है कि सन 2009 में जबकि रोशैया साहब को वापस आंध्र प्रदेश जाकर अपने राय मशवरा वहां से देने के पहले ही हमने ऐलान कर दिया था कि तेलंगाना अलग होगा, उसको हमें भुगतना पड़ा है। और लेकिन वो 4 साल से चलते आ रहा है, तो वही परिस्थिति नहीं है आज जो कि था 10 दिसंबर 2009 को। और क्योंकि सब लोग जानते हैं, दुनिया जानती है, और दिग्विजय सिंह ने बार बार इसका इशारा दिया है, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं इंचार्ज आंध्र प्रदेश, कि हम कुछ फैसला लेने वाले हैं। तो पहले हम फैसला लें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या फैसला। बात बिगड़ तो नहीं गई है जब तक फैसला लेंगे, कहीं हुजूर आते आते बहुत देर कर दी फैसले में। सॉरी, आपने क्या कहा? मैं हुजूर आते आते बहुत देर कर दी कहीं फैसला लेने में, ये नौबत तो नहीं आ जाएगी मणि? हाँ, कभी कभी जल्दबाजी में लेना एक निष्कर्ष गलत बनता है, और कभी कभी उसको विलंब करने से एक और बेहतर नतीजा निकलने का संभावना है। जी, और हमने यही सवाल अपने दर्शकों से भी पूछा था मणि। ये आंकड़े भी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, अपने दर्शकों के सामने भी। अलग तेलंगाना की मांग पर वोटिंग पर असर पड़ेगा क्या? और 55% लोग कहते हैं हां असर पड़ेगा, नहीं कहने वाले 42%। और अलग तेलंगाना राज्य की ये मांग जो है ये कितनी सही है, ये हमने अलग अलग इलाकों के लोगों से पूछा। और आंध्र के 2 हिस्से हों, आंध्र और तेलंगाना। तेलंगाना में 2013 की मैं बात करता हूं, 61% लोग कह रहे हैं कि 2 हिस्से होने चाहिए। ये 42% था आंकड़ा 2009 में। रायलसीमा में 4%, तटीय आंध्र में 4%। जबकि आंध्र के 3 हिस्से हों, आंध्र, तेलंगाना और रायलसीमा, ये कहने वाले 18% हैं तेलंगाना में, 2% रायलसीमा में और 1% तटीय आंध्र में। और आंध्र का कोई विभाजन ना हो ऐसा तेलंगाना में कहने वाले 8% हैं। रायलसीमा में 63%, ये कांग्रेस का गढ़ है, बल्कि मैं कहूं टीआरएस का गढ़ है। और तटीय आंध्र 70% लोग। और यहां पर एक और आंकड़ा मैं आपको सुना देता हूं। क्या जगन मोहन रेड्डी को फंसा रही है कांग्रेस? हां कहने वाले 29%, नहीं कहने वाले 34%। जबकि आंध्र का सबसे लोकप्रिय चेहरा कौन है? जगन मोहन रेड्डी 25% हैं। यह आंकड़ा अब आपके सामने आ रहा है। सबसे लोकप्रिय चेहरा कौन? जगन मोहन रेड्डी 25%।
चंद्रबाबू नायडू 17%, के चंद्रशेखर राव 12%, किरण रेड्डी 8%, अन्य 16%। संजय, यहां पे जो महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेके, जो हम लगातार तेलंगाना की चर्चा कर रहे हैं, अगर तेलंगाना कांग्रेस अनाउंस कर देती है एक अलग राज्य के तौर पे, तो क्या इसका फायदा कांग्रेस को होगा? क्योंकि ये अभी आपका डेटा ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है इसमें। हाँ, आज जो कांग्रेस की स्थिति है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो रायलसीमा का इलाका, जो कोस्टल इलाका है जहां कांग्रेस अभी अच्छा करते दिखाई पड़ रही है, वहां तो उनको थोड़ा नुकसान इसका जरूर होगा, क्योंकि उस इलाके में के जो मतदाता हैं वो राज्य के विभाजन के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो तेलंगाना रीजन है जहां कांग्रेस अभी अच्छा करते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है, वहां उन्हें कुछ सीटें मिल सकती हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत फायदा नहीं होगा। कहीं कुछ तेलंगाना अलग राज्य बनाने के बावजूद भी कांग्रेस को बड़ा फायदा होता दिखाई, आपका डेटा ये कहता है बड़ा फायदा होता दिखाई नहीं पड़ता। इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा तेलंगाना रीजन में जो टीआरएस है वो जीतेगी, और कांग्रेस को उन तेलंगाना में कुछ सीटें मिलेंगी, लेकिन उसका नुकसान उनको जो कोस्टल इलाके है उसमें करना पड़ेगा। तो एक तरफ नुकसान और एक तरफ फायदा। टीडीपी कहां रह जाती है इस पिक्चर में? टीडीपी के वोट बिल्कुल बटे हुए हैं तीनों रीजन में, थोड़े थोड़े थोड़े, और टीडीपी बिल्कुल जहां है वहीं की रहेगी, वहीं पे रहेगी। और मुझे लगता नहीं कि टीडीपी कुछ 7-8 सीटों वाली पार्टी बन के रहेगी। और ऐसे में कैप्टन अभिमन्यु, बीजेपी कहां रह जाती है? देखिए 132 सीटें हैं दक्षिण भारत में, कर्नाटक में आपकी हालत पतली है, आंध्र में कोई ऐसी मौजूदगी आप दर्ज कराते नहीं दिख रही है। आंध्र प्रदेश में आपका जो सर्वेक्षण है वो भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर को लगभग डबल करता हुआ दिखाई दे रहा है। यार, भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक बात हमारी स्पष्ट है कि हमने जो आंध्र प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण भावनात्मक मुद्दा बन करके उभरा है तेलंगाना, जो आपके सर्वेक्षण में भी पूरे स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, उसमें हमारी नीति एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते जो भविष्य में एनडीए की सरकार भी बनती है तो लोगों को विश्वास है कि तेलंगाना का हमने समर्थन किया है। बट सीट आपको एक भी नहीं मिली। सीट नहीं मिल रही है कि अब आंध्र प्रदेश में जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं कि तेलंगाना का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, तेलंगाना में कांग्रेस कमजोर हो रही है, वहीं रायलसीमा में भी कांग्रेस की हालत पतली है, और कांग्रेस जितने सीट आंध्र प्रदेश में गंवा रही है, आपके सर्वेक्षण में कर्नाटक में उसको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमारा मानना है कि मणि साहब ने जो बात कही कि अभी 6-8 महीने हैं चुनाव के, अगर चुनाव वास्तव में समय पर होते हैं तो मैं मणि साहब की बात से कुछ सहमत हूं कि स्थितियों में परिवर्तन होगा। आज जो कर्नाटक में हनीमून पीरियड में सरकार चल रही है, जो उनको नया नया खुमार है, वो उतरता हुआ दिखाई देगा, और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी फिर से मजबूत होकर के आगे बढ़ेगी। कैप्टन, आप उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन विवेकानंद जी, आप टीआरएस के नेता हैं, और आपको क्या लगता है कि अगर तेलंगाना बन जाएगा तो क्या आप कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे? उसके पहले मैं 2 चीज क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं। अभी मणिशंकर राय साहब ने बोला था कि 9 दिसंबर जल्दबाजी से डिसीजन लिया है जी। एक्चुअली 9 दिसंबर जो केंद्र ने निर्णय लिया था, जब ऑल पार्टी मीटिंग आंध्र प्रदेश में 8 दिसंबर को तेलंगाना देने के वास्ते वो मान लिया था। ऑन दैट बेसिस 9 दिसंबर का निर्णय केंद्र ने लिया है। और जो बोले जल्दबाजी से डिसीजन लिया है, मैं नहीं मानता हूं, इसलिए कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ने मैनिफेस्टो में तेलंगाना देने के वास्ते वो मुद्दा लगाया था। इसके बाद और हर एक जना जो तेलंगाना में जीता है, सब लोग बोले हैं कि यानी कांग्रेस वादा खिलाफी कर रही है। विवेकानंद साहब, कांग्रेस वादा खिलाफी कर रही है, आप ये कह रहे हैं? वादा का खिलाफ नहीं, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज ने वादा किया था तेलंगाना देने के वास्ते, इसलिए ये जो डिसीजन लिया है वो सोच समझ के डिसीजन लिया है। सीमांध्र के जो कांग्रेस नेता हैं उन लोग अपोज करने से ये मुद्दा रुक गया है। बट मुझे यही सवाल मेरा बहुत सिंपल सा सवाल इस बात को लेके है कि आप यूपीए की सरकार में शामिल थे, तेलंगाना के मसले पर अलग हुए, कल अगर तेलंगाना को अलग राज्य की मांग अगर कांग्रेस सरकार मान लेती, यूपीए की सरकार मान लेती है, तो आपकी पार्टी क्या कांग्रेस से मर्ज करेगी, कांग्रेस से अलायंस करेगी, या अलग इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ेगी? हमने इसके पहले बोला था कि हम लोग तेलंगाना मूवमेंट में ज्वाइन हो रहे हैं, और इसके पहले केसीआर साहब ने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि तेलंगाना हासिल करना इज द मेन डिमांड फॉर टीआरएस पार्टी एंड तेलंगाना। तो मतलब कांग्रेस के साथ चले जाएंगे अगर मांग मान ली जाती है तो? किस रूप में आएगा, क्या है, डेफिनेटली वो केसीआर साहब एक निर्णय लेंगे। लास्ट ईयर अगस्त में जब थे वो दिल्ली में, वो एक
मुद्दा लगाया कि जब तेलंगाना देंगे तो डेफिनेटली वी विल कंसिडर दैट मर्जर। यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता हैं कैप्टन अभिमन्यु, वो कह रहे हैं बीजेपी लगातार आपकी मांग का समर्थन कर रही है, क्या आप बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं? टीआरएस पार्टी तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाना अभी तो निर्णय नहीं लिया है, वो लोग तो खिलाफ लिया है क्योंकि सेक्युलर पार्टी रहना चाहते हैं। तेलंगाना में मुस्लिम्स आर अबाउट 12%, तो उन लोग सबको मिला के आगे बढ़ने के वास्ते उन लोग बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करना चाह रहे हैं। 2004 में कांग्रेस पार्टी के साथ ये दिक्कत है क्या? कोई आपके साथ आने को तैयार नहीं है जब से नरेंद्र मोदी को आप फोर फ्रंट में लेकर आए। खुशी इस बात की है कि हमारी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को हमने एस्टैब्लिश करके रखा है कि हमने जो कहा है उसको पूरा किया है। हम छोटे राज्यों के पक्ष में नीतिगत तौर पर हैं, हमने छोटे राज्य पहले बनाए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनाया। तेलंगाना का भी हम समर्थन करते हैं और तेलंगाना की आपके साथ जाने को तैयार नजर नहीं आते। विषय आशुतोष जी ये है कि आज कांग्रेस सीधे तेलंगाना बोल रहे हैं 12% मुसलमान है भाई, कैसे आपके साथ जाए की तरफ बन गया है, ना उगला जाए ना निगला जाए। कांग्रेस निर्णय नहीं कर पा रही है। हम तेलंगाना की जनता हमारे साथ में खड़ी होगी, हमें भरोसा है कि हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी विश्वसनीयता है कि हम तेलंगाना राज्य का निर्माण करेंगे। बात करें बट मणिशंकर अय्यर जी, अगर जगन मोहन रेड्डी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है हमारे इस सर्वे के अंदर, वो सबसे पॉपुलर नेता बन के उभरे हैं, अगर कल कोई ऐसी स्थिति बनती है तो कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी को क्या पार्टी फोल्ड में लाना पसंद करेगी, उनको विधानसभा चुनाव में अपना नेता मानने की कोशिश करेगी, या एक दूसरी पार्टी के तहत उसको साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी एक एलआई के तौर पे? कौन जानता। एक तो आप देख लीजिए कि आपने दो चीज बताए हैं यहां, एक की 25% समर्थन है जगन मोहन को, लेकिन कि उनके सीटें मात्र रायलसीमा में तकरीबन मुकम्मल तौर पर सीमित हैं। तो वहां जो समर्थन उनको मिल रहा है उसके कारण वो 25% तक पहुंच गए हैं। लेकिन जैसे आप हमारे साथियों ने कहा, आंध्र प्रदेश में आंध्रा का हिस्सा भी है और तेलंगाना का हिस्सा भी है, और अभी आपने हमारे मित्र चंद्रशेखर जी से सुन लिया है कि जो भी निकलता हो उनके मन में कुछ झिझक है कि हम बीजेपी के साथ जाएं। तो जबकि वो झिझक है और यदि जो निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं उससे कुछ संतुष्टता उनको मिलती है, तो तब शायद जो आज के दिन कुछ टकराव चल रहा है उसको कम होने का संभावना है। लेकिन मणि, और वहां आंध्रा में हमारा सबसे बड़ा मुकाबला तो टीडीपी के साथ था और टीडीपी वहां बलहीन हो रहा है। तो जहां की नहीं मणि क्या आप ये बात नहीं मानेंगे? टीडीपी से मुकाबला थोड़ा है, कांग्रेस का मुकाबला कांग्रेस से हो रहा है। अगर जगन मोहन रेड्डी एक शतरप को आप ढंग से हैंडल कर पाते तो ये नौबत ही नहीं आती। ये तो कांग्रेस से लड़ रही है ना इस वक्त आंध्र में। कांग्रेस का एक हिस्सा कांग्रेस से लड़ रही है, खास तौर पर रायलसीमा में जी, और कांग्रेस के साथीगण जो रहे हैं उनके साथ मुकाबला हो रहा है तेलंगाना में। तो रायलसीमा में देखें कि क्या होता है, लेकिन जो भी निकले ये नहीं है कि हम जगन मोहन को छुएंगे नहीं या जगन मोहन जी हमें छुएंगे नहीं जी। वो तो बीजेपी की बात बनती है। वैसे ही जो भी हो वहां तेलंगाना में हम देखते हैं कि किस हद तक हम इनको अपने साथ रखने के लिए या कम से कम उनके जो नाराजगी है उसको कम करने के लिए हम कोशिश करें। लेकिन जो अभी आपने मुझे बताया कि टीडीपी के तरफ से कुछ खास मुकाबला नहीं है आंध्रा में, उससे मेरा हौसला बढ़ रहा है। और मुझको लगता है कि और इस बात पर भी बढ़ सकता है। मणि ये सुनना चाहेंगे आप, ये आपके लिए अच्छी खबर है। जो पंचायत चुनाव के पहले चरण के नतीजे आ रहे हैं और कांग्रेस को तेलंगाना में 382 सीटें, टीडीपी को 307 सीटें और टीआरएस को 240 सीटें, यानी कि कांग्रेस और टीडीपी ने टीआरएस को तेलंगाना में पछाड़ दिया। मुझे क्यों खुशी होगी इस पर? मैं तो टीआरएस को अपना ही अंग समझता हूं। उनके साथ कुछ मतभेद हैं फिलहाल, उसका हल हम निकाल लेंगे। और ये हम कभी नहीं कह सकते हैं कि पंचायत के जो नतीजे हैं वो वैसे ही सीधा लोकसभा या राज्यसभा या असेंबली इलेक्शन में ट्रांसलेट नजर वैसे उसको वही दर्पण आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मणिशंकर, रामचंद्रन जी, ये जो स्थिति बन रही है कांग्रेस, जैसा कि आपने मणिशंकर जी की बात को सुना, एक तरफ वो जगनमोहन रेड्डी के प्रति भी सॉफ्ट है, दूसरा तेलंगाना के मसले पर भी वो बहुत कुछ हिंट दे रहे हैं,
और वे कह रहे हैं टीआरएस भी लगभग हमारा ही अंश हमारे साथ है। ये क्या ग्रैंड स्ट्रेटजी है कांग्रेस की आंध्र प्रदेश के अंदर अपनी पुरानी 33 सीटों को पाने की? और अगर ऐसा होता तो क्या उतनी सीटें पा भी पाएगी, नहीं पा पाएगी? सबसे पहली बात आशुतोष जी ये है कि अगर कांग्रेस ने वहां कोई डिसाइसिव कदम नहीं उठाया तो उनको लेने के देने पड़ जाएंगे और उनकी स्थिति बिल्कुल बहुत खराब हो जाएगी। और गणित का मसला है हमारे पास, 2014 का जनरल इलेक्शन में गणित का मुद्दा है और आपके गणित नहीं बनते तो समझ लीजिए आप गए। 33 सीट से अगर आप 0 पे आ जाएं, वो 33 सीट कांग्रेस की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि और कहीं से वो समेट लेगी। कांग्रेस की भी वोट श्रिंक कर रही है पूरे हिंदुस्तान में। तो अगर आप 33 सीट एकदम से हार गए और 0 पे आ गए, हमारा आंकड़ा कह रहा है कि कम से कम 15 सीटें तक तो मिल ही सकती है इनको। मेरे हिसाब से अगर ये तेलंगाना डिक्लेयर कर देते हैं कि तेलंगाना को अलग करेंगे जनरल इलेक्शन से पहले, उसके बाद आप देखिए कि इनका कोई अरेंजमेंट जगन मोहन रेड्डी के पार्टी के साथ भी अगर हो जाए, जगन मोहन रेड्डी जरूर चाहते होंगे कि वो जिस मसले में फंसे हुए हैं उससे वो बाहर निकले, समझौता हो जाए। मेरे ख्याल में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। संदीप, वक्त छोटे से ब्रेक का, लेकिन संजय जाने देते मैं आपसे 20 सेकंड में सवाल करना चाहूंगा कि आज की जो स्थिति है उसमें कांग्रेस लगभग काफी नुकसान में है। तेलंगाना का अनाउंसमेंट क्या नहीं, जगनमोहन रेड्डी से एक पावरफुल लीडर उभरे, अब इसको ये कॉम्पनसेट करने की कोशिश कांग्रेस करती, तब हमारे आंकड़े क्या बदल सकते हैं? बड़ी मुश्किल है वैसे कांग्रेस के लिए। वैसे मैं कह रहा था एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। अगर आप तेलंगाना राज्य अलग करते हैं तो जिन इलाकों में अभी आपको बढ़त है वहां आप पिछड़ जाएंगे, लेकिन तेलंगाना में आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसी के लिए कांग्रेस की स्ट्रैटेजी ये होगी कि जगन रेड्डी से भी कुछ समझौता करें और तेलंगाना के लिए भी कुछ करें। यही उनके लिए पॉलिसी ऑफ इनएक्शन। उससे फायदा होता दिखाई नहीं पड़ता है। उससे बहुत नुकसान होगा, बल्कि अगर नहीं कुछ अनाउंसमेंट करते या आगे नहीं बढ़ते इन सम फॉर्म, पर तेलंगाना को उनको बॉयल पे रखना ही पड़ेगा, नहीं तो मारे जाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक में जाने के पहले आपको बता दें ठीक 8:30 बजे अभी हमने चर्चा की आंध्र प्रदेश के बारे में, तमिलनाडु में क्या होगा और साथ ही साथ एक राष्ट्रीय मुद्दा